हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग 11th क्लास की केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है हमारा थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी। तो ये ऊष्मागतिकी का पहला वीडियो होगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। देखिए, जो भी इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा, 11th क्लास की केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, तो उसके नोट्स आपको एक व्हाट्सअप चैनल बनाया गया है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस चैनल से जुड़ जाएं जहां पर आपको इसका जो भी पढ़ाया जाएगा उसका नोट्स आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें कि ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है या साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें ये चीज़ स्टडी करते हैं कि ऊष्मा का विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं के साथ क्या मात्रात्मक संबंध है। ऊष्मा का विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं से क्या मात्रात्मक संबंध है, ये हम ऊष्मागतिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, ऊष्मागतिकी का देखें बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत सारा रोल है। जैसे पहला रोल, जो मेन रोल ये है कि कोई भी प्रक्रम या इसे कहें कोई अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, ये ऊष्मागतिकी से ही पता चलता है। अभिक्रिया किस दर से होती है, स्लो होगी, फास्ट होगी, कितने समय में होगी, ये हमें पता चलता है केमिकल काइनेटिक्स में, यानी रासायनिक बलगतिकी में पढ़ते हैं। लेकिन अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी, ये ऊष्मागतिकी निर्धारित कर देता है। ठीक है, अगर अभिक्रिया होगी तो किन परिस्थितियों में होगी, किन परिस्थितियों में नहीं होगी, ये हम ऊष्मागतिकी से जान पाते हैं। तो ऊष्मागतिकी को, थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के लिए कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ पद होते हैं, जो टॉपिक होते हैं जो हमें पता होना चाहिए, जानना चाहिए, तभी हम ऊष्मागतिकी को पढ़ पाएंगे। देखिए, ऐसा एक चैप्टर है ये कि इस चैप्टर में हर एक टॉपिक एक दूसरे से लिंक है। पहले छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे और फिर लास्ट में सबको लिंक करते हुए पढ़ेंगे। तो एक एक टॉपिक इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं कि बीच में कोई टॉपिक छोड़ के अगला टॉपिक पढ़ लीजिए, एक क्रम से सीक्वेंस एक एक पढ़ना पड़ेगा, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो हमें जानना है वो जानना हमें तंत्र, या इसको निकाय भी बोलते हैं, तंत्र या निकाय, जिसकी इंग्लिश है सिस्टम। तंत्र या निकाय इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिस्टम। अब तंत्र या निकाय या सिस्टम क्या होगा, इसको समझते हैं पहले। तो देखिए, ब्रह्मांड मतलब क्या है, जहां हम लोग हैं ये पूरा क्या है, ब्रह्मांड है। सूर्य, तारे, चंद्रमा, पृथ्वी सब कुछ मिला लेते क्या है, हमारा पूरा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स। तो ब्रह्मांड का एक छोटा सा भाग, एक छोटा सा टुकड़ा, जिसका हमें ऊष्मागतिकी अध्ययन करना है, जिसका हमें क्या करना है, ऊष्मागतिकी अध्ययन करना है, उसे हम तंत्र या निकाय बोलते हैं। मतलब क्या है कि ब्रह्मांड का एक छोटा सा भाग जिस पर हम देखते हैं कि ताप का, दाब का या अन्य कारकों का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका हम अध्ययन करते हैं। तो उस भाग को, ब्रह्मांड के उस छोटे से भाग को हम लोग क्या नाम देते हैं, तंत्र या निकाय नाम देते हैं। ठीक है, अब तंत्र या निकाय को छोड़ दिया जाए, सिर्फ तंत्र या निकाय को छोड़ दे, तो बाकी जितना ब्रह्मांड में बच गया उसको हम तंत्र का परिवेश कहते हैं। उसको क्या कहेंगे, परिवेश या सराउंडिंग कहेंगे। बाकी को क्या कहेंगे, परिवेश। क्या कहेंगे, परिवेश, इंग्लिश में बोलते हैं सराउंडिंग्स। ठीक है, सराउंडिंग्स बोलते हैं। तंत्र को छोड़ करके बाकी जो ब्रह्मांड का हिस्सा बच गया उसे क्या कहेंगे, परिवेश कहेंगे, सराउंडिंग कहेंगे। और अगर दोनों को जोड़ दें, तंत्र और परिवेश को, तो क्या बन जाएगा, ब्रह्मांड बन जाएगा। यानी बोल सकते हैं कि ब्रह्मांड जो हमारा होगा वो किसके बराबर होगा, तंत्र और परिवेश के योगफल के। ठीक है, तंत्र और परिवेश को मिला दिया जाए, यानी निकाय और परिवेश को जोड़ दिया जाए, सिस्टम और सराउंडिंग को जोड़ दिया जाए, तो हमारा यूनिवर्स बन जाएगा, ब्रह्मांड बन जाएगा। ब्रह्मांड का एक छोटा सा भाग जिसका हमें ऊष्मागतिकी अध्ययन करना है, ऊष्मागतिकी के अंतर्गत अध्ययन करना है, देखना है कि उस पर ताप का, दाब का, अन्य कारकों का क्या प्रभाव पड़ रहा है, कैसे प्रभाव पड़ रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, तंत्र या निकाय कहेंगे। अब तंत्र या निकाय को छोड़ दें तो ब्रह्मांड का बाकी शेष भाग क्या कहलाएगा, परिवेश कहलाएगा, और दोनों को मिला करके ब्रह्मांड बन जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर बात करें कि अगर हमने क्या किया, एक पात्र में, एक बर्तन पात्र में अगर पानी भर लिया या गैस भर लिया, कोई भी चीज हो, मान लिया इसमें हमने गर्म पानी ले लिया, जल ले लिया। अब इसका हमें देखना, इसका अध्ययन करना है हमें।
इस पर देखना है ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, गर्म करेंगे तो क्या होगा, ठंडा करेंगे तो क्या होगा, दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा। तो इसका हमें अध्ययन करना है। तो ये जो हमारा जल हो गया, ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया तंत्र यानी निकाय। क्या बन गया, तंत्र यानी निकाय। अब ये बर्तन यानी पात्र और पूरा ब्रह्मांड, बाकी जल को छोड़ करके बाकी पूरा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा परिवेश। क्या कहलाएगा, हमारा सराउंडिंग कहलाएगा, परिवेश कहलाएगा। अगर ये पूरा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में हमारा जल तंत्र हो गया, बाकी ये पात्र सहित बाकी जो बच गया वो क्या हमारा, वो परिवेश है, सराउंडिंग है। बात समझ में आ गया। हम अध्ययन किसका करते हैं, तंत्र का अध्ययन करते हैं। तंत्र के ऊपर देखते हैं, निकाय के ऊपर देखते हैं कि ताप, दाब और अन्य परिस्थितियों का क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, ये हो गया तंत्र की परिभाषा। तंत्र क्या होता है, परिवेश क्या होता है और ब्रह्मांड क्या होता है। ठीक है, चलिए और चीज समझते हैं कि जो हमारा तंत्र है और परिवेश है, इनके बीच एक बाउंड्री होती है जिसको हम हिंदी में सीमा बोलते हैं। इनके बीच क्या होगा, एक बाउंड्री होगी या उसको हम सीमा भी बोल सकते हैं। क्या होगा, दोनों के बीच एक बाउंड्री होगी या उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, सीमा। तो तंत्र और परिवेश के बीच एक बाउंड्री होती है, सीमा होती है। ये जो बाउंड्री या सीमा है ये काल्पनिक भी हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है। जो सीमा है वो काल्पनिक या वास्तविक दोनों प्रकार की हो सकती है। ठीक है, काल्पनिक भी हो सकती है और वास्तविक भी हो सकती है। जो बाउंड्री होगी, सीमा होगी, वो काल्पनिक भी हो सकती है और वास्तविक भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर इस बर्तन में, पात्र में जल भरा हुआ है, तो ऊपर का जो हमारा ये परिवेश है, इसके अंदर वायु है, तो वायु और जल के बीच कोई वास्तविक बाउंड्री तो है नहीं, लेकिन एक काल्पनिक बाउंड्री यहाँ पे बन रहा है, जिसे हम क्या कहेंगे, सीमा या बाउंड्री कहेंगे। और ये कैसी सीमा है, कैसी बाउंड्री है, काल्पनिक है। ठीक है, लेकिन अगर इसी एक बर्तन में एक पिस्टन लगा दिया जाए, यहाँ पर क्या किए, एक पिस्टन लगा दिए। ठीक है, ये पिस्टन ऊपर नीचे खिसक सकता है। जब इसको गर्म करेंगे प्रसार होगा, पिस्टन ऊपर जाएगा, ठंडा करेंगे संकुचन होगा, पिस्टन नीचे आ जाएगा। तो ये जो हमारा पिस्टन अब यहाँ पर बाउंड्री बना रहा है परिवेश और तंत्र के बीच, तंत्र और परिवेश के बीच, ये हमारा क्या है, ये वास्तविक बाउंड्री है। ये क्या बन जाएगा, वास्तविक बाउंड्री बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर काल्पनिक बाउंड्री ना होकर के क्या, वास्तविक सीमा या वास्तविक बाउंड्री है, रियल बाउंड्री है। तो बाउंड्री दो प्रकार की हो सकती है, काल्पनिक भी हो सकता है, वास्तविक भी हो सकता है, दोनों तरह का हो सकता है। तो समझ में आ गया इतना। तंत्र, सराउंडिंग यानी परिवेश और बाउंड्री, तीन चीजें समझ में आ गई। तंत्र और परिवेश के बीच क्या होती है, एक सीमा होती है, बाउंड्री होती है, जो काल्पनिक भी हो सकती है और वास्तविक भी हो सकती है, दोनों प्रकार की हो सकती है। किसका अध्ययन करते हैं हम लोग, तंत्र का। थर्मोडायनेमिक के अंतर्गत किसका अध्ययन करेंगे, तंत्र का अध्ययन करेंगे। तंत्र को छोड़ दें तो बाकी ब्रह्मांड का जो भाग बच गया वो क्या कहलाएगा, परिवेश कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि तंत्र के प्रकार पढ़ेंगे अब, कि तंत्र कितने प्रकार का होता है। चलिए अब देखते हैं तंत्र के प्रकार। तो तंत्र तीन प्रकार का होता है। जो हमारा तंत्र है, सिस्टम है, ये कितने प्रकार का होगा, तीन प्रकार का। अब कौन कौन से तीन प्रकार हैं, इनको जान लेते हैं। तंत्र के तीन प्रकार क्या क्या हैं। ठीक है, देखिए पहला जो हम तंत्र पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं खुला तंत्र। खुला तंत्र, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे ओपन सिस्टम। खुला तंत्र, ओपन सिस्टम। खुला तंत्र किसे कहेंगे, ओपन सिस्टम किसे कहेंगे। देखिए ऐसा तंत्र जो परिवेश के साथ ऊर्जा का और द्रव्यमान का, यानी द्रव्य का, पदार्थ का, दोनों का आदान प्रदान कर सकता है, उसे हम नाम देते हैं खुला तंत्र। खुला तंत्र क्या होगा, ऐसा तंत्र जो निकाय के साथ, अपने परिवेश के साथ ऊर्जा का और द्रव्य का, दोनों का आदान प्रदान कर सकता है, उसे हम नाम देते हैं खुला तंत्र, ओपन सिस्टम। ठीक है, जैसे कि अगर एक खुले बर्तन में, खुले पात्र में गर्म जल रख दिया जाए, गर्म पानी रख दिया जाए, तो क्या होगा, फिर धीरे धीरे ये पानी ठंडा हो जाएगा। क्यों ठंडा होगा, क्योंकि इसकी उष्मा जो होगी वो कहाँ जाएगी, धीरे धीरे बाहर चली जाएगी। जो पात्र, जिस पात्र में रखा होगा वो अभी उष्मा अवशोषित करेगा और फिर उसके बाद बाहर चला जाएगा, वायुमंडल में उष्मा चला जाएगा। तो इसका ताप धीरे धीरे घटेगा, क्योंकि ये उष्मा का आदान प्रदान कर रहा है, वायुमंडल को उष्मा दे रहा है।
ठीक है, धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर तंत्र और निकाय, तंत्र और परिवेश के बीच उष्मा का आदान प्रदान हो रहा है, ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है। तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि खुले तंत्र में डेल्टा ई इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा ई इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ऊर्जा में परिवर्तन शून्य नहीं है। जब ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकता है तो ऊर्जा में परिवर्तन हो गया, फिर या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, दे देगा तो घट जाएगा, ले लेगा तो बढ़ जाएगा। तो डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा ई का मतलब क्या, ऊर्जा में परिवर्तन। तो ऊर्जा में परिवर्तन जीरो नहीं है। चलिए, खुला तंत्र है, पदार्थ का भी आदान प्रदान कर सकता है। जैसे अगर इसको गर्म करेंगे तो ये भाप बन के, वाष्प बन के वायुमंडल में चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि द्रव्यमान का, द्रव्य का भी स्थानांतरण हो रहा है, द्रव्य का भी आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। अगर इसको ठंडा करें तो बाहर की जो वायु होगी वो भी ठंडी होकर द्रव में बदल जाएगी, तब द्रव्य अंदर आ गया, बाहर भी जा सकता, अंदर भी आ सकता, दोनों तरह की संभावनाएं हैं। इसका मतलब यहाँ द्रव्यमान का भी आदान प्रदान हो रहा है, द्रव्यमान का भी आदान प्रदान हो रहा है। तो डेल्टा एम भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। डेल्टा एम का मतलब क्या, द्रव्यमान में परिवर्तन। तो जब द्रव्य का आदान प्रदान हो रहा है तो द्रव्यमान बदल जाएगा, यानी डेल्टा एम भी जीरो नहीं होगा, डेल्टा एम भी जीरो नहीं होगा, दोनों जीरो नहीं होंगे क्योंकि दोनों का आदान प्रदान कर सकता है। ऐसे तंत्र को हम लोग नाम देते हैं खुला तंत्र, ओपन सिस्टम। समझ में आ गया, ऐसे तंत्र को क्या बोलेंगे, खुला तंत्र, ओपन सिस्टम। चलिए अब बात करते हैं दूसरे तंत्र की। दूसरा तंत्र हमारा बंद तंत्र। दूसरा तंत्र क्या है, बंद तंत्र, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम। अब बंद तंत्र क्या है, क्लोज्ड सिस्टम क्या है, ऐसा तंत्र जो द्रव्यमान का, यानी द्रव्य का आदान प्रदान न कर पाए, परिवेश के साथ द्रव्य का आदान प्रदान न कर पाए, उसे कहेंगे बंद है। बंद कर दिया, पदार्थ का आदान प्रदान नहीं कर सकता। इस तरह से कि अगर एक बंद बर्तन में अगर गर्म जल ले लें, गर्म पानी ले लें, तो ये क्या करेगा, ये द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं कर पाएगा, ना तो बाहर से द्रव्य अंदर आएगा, ना तो अंदर से बाहर जाएगा। तो यहाँ पर द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं हो रहा है, यानी डेल्टा एम जीरो हो जाएगा। द्रव्य का स्थानांतरण नहीं कर सकता तो डेल्टा एम इज इक्वल टू जीरो। लेकिन शर्त, ऊर्जा का आदान प्रदान कर पाएगा, ये ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकता है। ऐसी स्थिति है कि ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकता है, इसका मतलब डेल्टा ई जीरो नहीं होगा, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ऐसा तंत्र या निकाय जो द्रव्य का स्थानांतरण न कर पाए लेकिन ऊर्जा का स्थानांतरण, यानी आदान प्रदान परिवेश के साथ कर सकता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, बंद तंत्र बोलते हैं, क्लोज सिस्टम बोलते हैं। तो क्या उदाहरण दे सकते हैं हम, एक बंद बर्तन के अंदर अगर गर्म पानी रखा हुआ है तो हमारा कौन सा निकाय बन जाएगा, वो बंद तंत्र बन जाएगा, क्लोज सिस्टम बन जाएगा, बंद निकाय बन जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए अब तीसरा क्या होगा, तीसरा जो तंत्र हमारा है, तीसरे प्रकार का जो हमारा तंत्र होगा वो है विलगित निकाय। विलगित निकाय, इंग्लिश में बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अब विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, ऐसा निकाय या ऐसा तंत्र जो द्रव्य और ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान नहीं कर सकता है, परिवेश के साथ दोनों का आदान प्रदान नहीं करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, विलगित निकाय कहेंगे। मतलब डेल्टा एम भी जीरो होगा और डेल्टा ई भी जीरो होगा, ना तो ऊर्जा का आदान प्रदान करेगा, ना तो पदार्थ का, ना तो द्रव्य का, तो दोनों में परिवर्तन जीरो हो जाएगा। तो ऐसे उदाहरण को हम क्या बोल सकते हैं, क्या ले सकते हैं, अगर थर्मस के अंदर रखा हुआ हो गर्म जल है, थर्मस के अंदर कोई वस्तु रख दी जाए, गर्म वस्तु रख दी जाए, तो क्या हो जाएगा, वो थर्मस के अंदर रख दिया जाए तो क्या कहलाएगा, वो बंद निकाय कहलाएगा, ठीक है, बंद करें, विलगित निकाय कहलाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। यानी इसकी जो दीवारें होंगी, यहाँ पर जो बाउंड्री होगा वो कैसा होगा, ये जो बाउंड्री होगी वह इंसुलेटेड होगी, यानी कुचालक होगा, ठीक है, उष्मा ग्रहण नहीं कर सकता, उष्मा का आदान प्रदान नहीं होने देगा, तो आइसोलेटेड सिस्टम इसको कहेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर जो बाउंड्री होगी बंद तंत्र में, ये क्या होगी, ये चालक होगी, ये किस पदार्थ का होगी, चालक सीमा होगा, ये इसकी जो सीमा होगी वो क्या होगी, चालक होगी, यानी जो बाउंड्री होगा वो चालक होगा, कंडक्टर होगा, तभी तो उष्मा का आदान प्रदान कर पाएगा, ऊर्जा का आदान प्रदान कर पाएगा। तो यहाँ चालक सीमा रहेगा और यहाँ पर
जो सीमा होगी, बाउंड्री होगी, वो कुचालक हो जाएगी, जैसे कि थर्मस के अंदर होता है। तो थर्मस के अंदर ना तो द्रव्यमान का आदान प्रदान होगा बाहर वाले सराउंडिंग से यानी परिवेश से, और न ही ऊर्जा का, दोनों का आदान प्रदान नहीं होगा। तो ऐसे निकाय को हम लोग क्या कहेंगे? विलगित निकाय कहते हैं। क्या कहते हैं? विलगित निकाय। तो इस तरह से हमने देखा तंत्र 3 प्रकार के हो गए। बात समझ में आ गया? तंत्र कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। चलिए अब समझते हैं कि तंत्र के गुण क्या क्या होते हैं। तंत्र यानी निकाय के गुण, इंग्लिश में बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, तंत्र के गुण। देखिए तंत्र के गुण जो होते हैं वो 2 प्रकार के गुण होते हैं तंत्र के अंदर। निकाय के जो गुण होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहले प्रकार का एक जिसको हम बोलेंगे विस्तीर्ण गुण। क्या बोलते हैं? विस्तीर्ण गुण, या दूसरा नाम इसका है मात्रात्मक गुण। मात्रात्मक गुण, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। दूसरा होता है गहन गुण, या एक और नाम है इसका, या क्या बोल सकते हैं मात्रा स्वतंत्र गुण, यानी जो मात्रा से स्वतंत्र हो। मात्रा स्वतंत्र गुण, इंग्लिश में बोलेंगे इसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो 2 तरह के गुण पाए जाते हैं तंत्र के अंदर, विस्तीर्ण और गहन गुण। देखें अब विस्तीर्ण गुण यानी मात्रात्मक गुण क्या कहेंगे? मात्रात्मक से तो समझ में आ गया कि जो मात्रा पर निर्भर करता है। तो विस्तीर्ण गुण या मात्रात्मक गुण क्या होता है? तंत्र का वह गुण, तंत्र की वह प्रॉपर्टीज जो तंत्र के अंदर उपस्थित द्रव्य की मात्रा पर निर्भर करे कि उसके अंदर कितना द्रव्य है। तो अगर द्रव्य की मात्रा पर निर्भर कर रहा है तो ऐसे गुण को हम लोग नाम देते हैं विस्तीर्ण गुण या मात्रात्मक गुण, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। गहन गुण क्या होगा? तंत्र का वह गुण जो द्रव्य की मात्रा पर न निर्भर करके द्रव्य की प्रकृति पे निर्भर करता है, उसे हम बोलते हैं गहन गुण या मात्रा स्वतंत्र गुण। ये मात्रा से स्वतंत्र है, द्रव्य कितना है इस पे निर्भर नहीं करेगा, द्रव्य कौन सा है इस बात पे निर्भर करेगा। तो ऐसे गुण जो द्रव्य की मात्रा पर निर्भर करते हैं क्या कहलाएंगे? विस्तीर्ण गुण। और जो द्रव्य की मात्रा पर निर्भर नहीं करते उन्हें क्या कहेंगे? गहन गुण कहेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब एग्जाम्पल समझें अगर कि इन गुणों के एग्जाम्पल क्या क्या है। तो देखिए एग्जाम्पल में बहुत सारे गुण हैं, जैसे जैसे हम चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे आगे आते जाएंगे और टर्म, तो उनको बताते चलेंगे कि कौन सा गुण है, गहन गुण है या विस्तीर्ण गुण है। अभी कुछ गुण के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे जो आप अभी समझ पाएंगे, जिनके बारे में आप जानते हैं, जिनके बारे में नहीं जानते उसको कैसे समझेंगे। तो ठीक है, तो इस पे बात करते हैं कौन कौन से गुण ऐसे हैं जो विस्तीर्ण गुण के अंदर रख सकते हैं हम लोग। जैसे देखें मात्रा पर न निर्भर करता हो, मात्रा पर निर्भर करता हो तो क्या बोलेंगे? मात्रात्मक गुण या विस्तीर्ण गुण। जैसे पहला समझें द्रव्यमान। क्या द्रव्यमान? देखिए कैसे समझेंगे, या तो रट लें, वो तो सबके लिए आसान होता है, रट लो कौन कौन सा है। समझें कैसे, कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे? तो इसके जिसको भी समझना है कि जिस गुण को भी देखना है कि वो विस्तीर्ण है या गहन गुण यानी द्रव्य पे निर्भर कर रहा है कि द्रव्य की मात्रा पे नहीं निर्भर कर रहा है, इसको समझने का तरीका क्या होगा? जो भी कहा जाए ऐसे समझें कि उसको 2 भागों में बांट देना है। जिस गुण को भी कहा जाए, मतलब एक पदार्थ ले लिया जाए, तंत्र ले लिया जाए, कोई पदार्थ जैसे पानी ले लिया, कुछ भी ले लिया। अब जिस गुण को चेक करना तो क्या करेंगे? हम इस तंत्र को 2 बराबर भागों में बांट देंगे। अगर वो गुण भी बट गया, आधा आधा हो गया, इसका मतलब मात्रा पर निर्भर करता है, तब उनसे कह देंगे कि वो विस्तीर्ण गुण है। अगर उसको 2 भागों में बांटने के बाद गुण में बदलाव नहीं आया, जितना था पहले बाद में भी उतना है, बांटने के बाद भी, तब उसे हम कहेंगे वो गहन गुण है। बात समझ में आ रहा? 2 बराबर भागों में बांट देंगे और देखेंगे जो गुण है वो भी बट गया या पहले इतना है। अगर बट गया तो मात्रात्मक हो गया यानी विस्तीर्ण हो गया,
नहीं बटा तो गहन गुण है, यानी बदलाव ना हो, पहले जितना ही रहे तो गहन गुण या मात्रा स्वतंत्र गुण कहेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। तो सोचिए द्रव्यमान, द्रव्यमान कौन सा है, विस्तीर्ण है या गहन है। तो क्या करें, सोच लें कि हमने क्या किया, कुछ द्रव ले लिया, पानी, मान लो पानी ले लिया, अब इसे दो बराबर भागों में बांट दिया। पहले मान लिया 10 किलोग्राम था, 10 किलोग्राम पानी ले लिया था, उसको दो भागों में बांट दिया। तो अब इस आधे वाले भाग का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, पहले पूरा 10 किलोग्राम था, दो भागों में बांट दिया तो 5 इधर 5 उधर, तो अब एक टुकड़े का, एक हिस्से का द्रव्यमान कितना हो गया, 5 किलोग्राम हो गया। तो क्या पहले और बांटने के बाद द्रव्यमान समान है, नहीं, पहले 10 था, 5 5 हो गया, घट गया ना, बदल गया ना। तो बदल गया, इसका मतलब मात्रा पे निर्भर कर रहा है, मात्रा पे निर्भर कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, विस्तीर्ण गुण के अंदर रखेंगे, द्रव्यमान को कहां रखेंगे, विस्तीर्ण गुण के अंदर। ऐसे ही दूसरा होता आयतन। आयतन, आयतन को समझे, आयतन के लिए क्या करें, यहाँ पे लीटर में ले लो कि 10 लीटर पानी ले लिया था, 10 लीटर पानी रखा है, दो भागों में बांट दिया, 5 5 लीटर हो गया, घट गया ना आयतन, बदल गया आयतन। इसका मतलब आयतन भी मात्रा पे निर्भर कर रहा है, तो आयतन को भी किसके अंदर रखेंगे, विस्तीर्ण गुण के अंदर रखेंगे। समझ में आ रहा है। चलिए, और अगर बात करें विस्तीर्ण गुण में और कौन कौन से हैं, तो ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता हो गया, एक एंट्रोपी होगा। एंट्रोपी अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि एंट्रोपी के बारे में भी जानते नहीं है, इसी चैप्टर में हम लोग एंट्रोपी के बारे में जब पढ़ेंगे तब समझ जाएंगे कि कैसे वो विस्तीर्ण गुण है। अभी याद रखिए एंट्रोपी क्या है, विस्तीर्ण गुण है, ठीक है, एंट्रोपी हो गया। ऐसे एक है आंतरिक ऊर्जा, क्या है, आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा भी विस्तीर्ण गुण होता है, ठीक है। तो आंतरिक ऊर्जा और ऊष्माधारिता को हम लोग समझ सकते हैं क्योंकि इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होता है हमें। देखिए ऊष्माधारिता क्या है, ये क्लास 7th 8th की फिजिक्स विज्ञान में हम लोग पढ़े हैं। ऊष्माधारिता क्या होता है, ऊष्माधारिता का मतलब होता है कि कोई पदार्थ है, ठीक है, कोई भी पदार्थ ले लिया जाए, उसकी कितनी भी मात्रा ले ली जाए, मात्रा नहीं बताता है, बस क्या करना, उसको गर्म करना है, उसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, जितनी ऊष्मा लगेगी वही उसकी ऊष्माधारिता कहलाएगा। द्रव्यमान फिक्स नहीं है, कुछ भी मात्रा ले सकते हैं, उसको गर्म करना, ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देना, वो उसकी ऊष्माधारिता कहलाएगा। तो अब सोचें कि पानी ले लिया हमने, 10 लीटर पानी ले लिया, उसको गर्म करना है, 10 डिग्री सेल्सियस उसका ताप बढ़ाना है, तब ज़्यादा ऊष्मा लगेगी कि 1 लीटर पानी में ज़्यादा ऊष्मा लगेगी। जब कम लेंगे तो उसको, उसका ताप बढ़ाने के लिए कम ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी, और ज़्यादा पानी लेंगे तो गर्म करने के लिए ज़्यादा ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी। यानी जो ऊष्माधारिता है वह क्या कर रहा है, द्रव्य पे निर्भर कर रहा है, ज्यादा है पदार्थ तो ऊष्माधारिता ज्यादा, कम है तो ऊष्माधारिता कम है, तो मात्रा पे, डायरेक्ट मात्रा पे निर्भर कर रहा है। इसका मतलब ऊष्माधारिता को भी किस में रखेंगे, विस्तीर्ण गुण में रखेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही एंट्रोपी को तो छोड़ ही दीजिए, अभी एंट्रोपी जानते नहीं है। अभी आंतरिक ऊर्जा की बात करें तो किसी गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वह ताप पर भी निर्भर करता है और साथ ही साथ गैस के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। इसको मोलों की संख्या भी बोल सकते हैं। ये फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, आंतरिक ऊर्जा का फार्मूला भी निकालते हैं, ठीक है, तो वहां पे पढ़ेंगे। तो जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो सीधे सीधे गैस के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। अब संख्या पे आ गया, संख्या, अगर पदार्थ ज्यादा लेंगे तो मोलों की संख्या ज्यादा होगी, पदार्थ कम रहेगी तो मोलों की संख्या भी कम हो जाएगी। तो जो मोलों की संख्या नहीं सीधे सीधे पदार्थ पर निर्भर कर रहा है, इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा भी क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा को भी विस्तीर्ण गुण के अंदर रखेंगे, ठीक है। अगर गैस आदर्श गैस है, हालांकि आदर्श का मतलब काल्पनिक चीज होता है, कोई भी चीज आदर्श नहीं होती है, तो आदर्श गैस के केस में जो आंतरिक ऊर्जा होता है वो सिर्फ ताप पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, सिर्फ ताप पे निर्भर करता है, तो अलग चीज है। यहाँ हम वास्तविक केस में पढ़ रहे हैं, वास्तविक गैसों के लिए कर रहे हैं कि जो आंतरिक ऊर्जा होगा वो किस पे निर्भर करेगा, वह द्रव्य की मात्रा पे निर्भर करेगा, मोलों की संख्या पे निर्भर करेगा, अतः उसे हम कहाँ रखेंगे, विस्तीर्ण गुण के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। अब ऐसे हम समझते हैं गहन गुण, ठीक है, मात्रा स्वतंत्र गुण के एग्जाम्पल। चलिए इसको देखते हैं। अब ये क्या होगा, ये मात्रा से स्वतंत्र होगा, मात्रा से कोई लेना देना नहीं है इसका। जैसे एक समझे हम लोग ताप, किसी निकाय का ताप, ये कैसे गहन गुण है, समझे कि अगर हमने पानी ले लिया 10 लीटर पानी और इसका ताप ले लिया 100 डिग्री सेल्सियस,
100 डिग्री सेल्सियस ताप पर 10 लीटर पानी लिया है। पानी को दो भागों में बांट दिया, एक बाल्टी में रखा था, दो अलग अलग छोटे छोटे बर्तन में रख दिया 5-5 लीटर। क्या ताप घट जाएगा? 100 था तो दोनों का ताप 100 रहेगा, ताप पे फर्क तो नहीं पड़ेगा। यानी पदार्थ की मात्रा बदलने से ताप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब जो ताप है हमारा वो क्या है? गहन गुण है। क्या है? गहन गुण है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो थोड़ा नीचे लिखेंगे, ऊपर हो जा रहा है, यहां लिखेंगे ताप। ठीक है, फिर ऐसे आते हैं दाब पर। दाब भी क्या है? दाब भी गहन गुण है। दाब भी मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे? देखें तो एक आदर्श गैस समीकरण होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, गैस समीकरण है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यानी यहां पर मोलों की संख्या है। यानी क्या है? यहां पर मोलों की संख्या है। इसकी सहायता से हम लोग देख सकते हैं कि दाब हमारा गहन गुण है। कैसे? जैसे मान लिया हमने कुछ यहां गैस ले लिया, ठीक है, चलिए समझते हैं। अगर इसको हम दो बराबर भागों में बांट दें, क्या करें? दो बराबर भागों में बांट दें तो क्या होगा? अब गैस के दो हिस्से हो गए, तो अगर पहले आयतन V था तो अब आयतन कितना हो जाएगा? इसका भी आधा हो जाएगा, इसका भी आधा, नहीं, V/2 हो जाएगा। मोलों की संख्या अगर n थी टोटल, तो अब आधा आधा कर देंगे तो n/2 इधर हो गया, n/2 इधर हो गया, आधा आधा हो गया ना। और R क्या है? गैस नियतांक, वो तो सेम रहेगा, गैस नियतांक है, ये तो बटेगा नहीं। और टेम्परेचर, आर क्या है? ताप। अभी ताप हमने पढ़ा कि ताप मात्रा पर निर्भर नहीं करता, तो इधर का भी ताप टी रहेगा, इधर का भी ताप टी रहेगा। और जो गैस नियतांक, गैस जो इधर थी वही गैस इधर भी है, तो गैस नियतांक भी दोनों वही रहेगा, आर आर। तो अब इस आधे हिस्से के लिए अगर हम दाब निकालें, मान लेते हैं कि वो दाब पी डैश है, आधे हिस्से के लिए दाब क्या है? पी डैश। तो पी डैश आयतन कितना? V/2, मोलों की संख्या कितनी? n/2, गैस नियतांक कितना? R, टेम्परेचर कितना? T। देखें ये दो से दो कट जाएगा, तो फिर क्या आ जाएगा? P डैश V बराबर nRT। देखें अब ये P डैश और P दोनों सेम है कि नहीं है? VNRT यहाँ भी है, VNRT यहाँ भी है, इसका मतलब जो P और P डैश क्या होंगे? सेम होंगे। इसका मतलब हो गया P और P डैश सेम है, यानी दो हिस्से करने के बाद दाब पे कोई बदलाव नहीं आएगा, दाब पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दाब भी हमारा क्या हो गया? गहन गुण हो जाएगा। ठीक है, तो दाब हमारा हो गया गहन गुण। इसी तरह से और भी बहुत सारे हैं, जैसे मोलरता, नॉर्मलता, मोललता। ठीक है, ये सभी भी क्या है? गहन गुण है। क्योंकि देखें मोलरता, नॉर्मलता या मोललता हम लोग कैसे निकालते हैं? इसमें हम क्या करते हैं? मोलरता में क्या निकालते हैं, नॉर्मलता में क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? तो नॉर्मलता में हम नॉर्मलता, मोलरता और मोललता तीनों हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है। अब वीडियोज अपलोड हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं जा करके। तो जैसे मोलरता की बात करें तो मोलरता कैसे निकालते हैं? हम देखते हैं कि विलेय के कितने मोल हैं, यानी ऊपर मोलों की संख्या रखते हैं और नीचे क्या करते हैं? आयतन से भाग देते हैं। मोलरता में क्या करते हैं? मोलों की संख्या में यहाँ नीचे द्रव्यमान से भाग देते हैं, और नॉर्मलता में ग्राम तुल्यांकों की संख्या में आयतन से भाग देते हैं। तो कुल मिला जुला के क्या कर रहे हैं? नीचे भाग दे रहे हैं ना। तो जब भाग देंगे तो दोनों चीजें आधी आधी हो जाएंगी। अभी आधा काटेंगे तो दोनों चीजें आधा हो जाएगा, आयतन भी, द्रव्यमान भी और मोलों की संख्या भी। तो जब दोनों आधा आधा हो गया तो टू टू कट जाएगा, फिर से बराबर रह जाएगा। तो ये मोलरता, नॉर्मलता और मोललता भी किसमें आते हैं? गहन गुण के अंतर्गत आते हैं। एक नोट याद रखिएगा, नोट ये है कि अगर दो प्रॉपर्टी जो कि विस्तीर्ण गुण है, यानी एक्सटेंसिव है, दोनों का कहीं अनुपात आ रहा हो, भाग दोनों में हो रहा हो, तो भागफल हमेशा गहन गुण आएगा। दो विस्तीर्ण का भागफल हमेशा गहन गुण आता है। विस्तीर्ण
बटे विस्तीर्ण। अगर विस्तीर्ण में विस्तीर्ण का भाग दिया जाए तो हमेशा क्या आएगा, गहन आएगा। विस्तीर्ण में विस्तीर्ण से भाग देने पर क्या आता है, गहन गुण आता है। तो मोलरता, नॉर्मलता, मोलरता दोनों में दो विस्तीर्णों का भाग हो रहा है, इसलिए क्या आएगा, गहन गुण हो जाएगा। ऐसे एक और होता है घनत्व। घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन होता है। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अभी हमने देखा द्रव्यमान भी विस्तीर्ण है, आयतन भी विस्तीर्ण है, तो दो विस्तीर्ण का भाग हमेशा क्या होगा, गहन होगा। तो घनत्व हमारा गहन गुण हो गया। ठीक है, तो ये कुछ मेन मुख्य मुख्य थे, उसको बता दिया गया। आगे और भी जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, चैप्टर में कोई नया गुण आता जाएगा तो उसके बारे में हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वो विस्तीर्ण है या फिर गहन गुण है। तो इतनी बात समझ में आ गई, गहन गुण और विस्तीर्ण गुण कैसे। जो द्रव्य की मात्रा पे निर्भर करेगा उसे हम क्या कहेंगे, विस्तीर्ण गुण कहेंगे। और जो नहीं निर्भर करेगा उसे हम क्या कहेंगे, सॉरी हाँ, जो जो निर्भर करेगा उसे विस्तीर्ण कहेंगे, जो नहीं निर्भर करेगा उसे गहन गुण कहेंगे। समझ में आ गया इतना। चलिए चलिए अब हम बात करते हैं प्रक्रम, उष्मागतिकी प्रक्रम, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, उष्मागतिकी प्रक्रम, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब उष्मागतिकी प्रक्रम क्या होगा, तो उष्मागतिकी प्रक्रम ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, तंत्र की अवस्था में परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं, तंत्र की अवस्था में परिवर्तन करते हैं। तो प्रक्रम क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रक्रम क्या है, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम तंत्र की अवस्था में परिवर्तन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं या उष्मागतिकी प्रक्रम कहते हैं। तो विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर कि किस परिस्थिति में हम परिवर्तन कर रहे हैं, जो प्रक्रम होता है वो कई प्रकार का हो सकता है, कई प्रकार का होता है, जिसमें कुछ हम लोग आज पढ़ेंगे, कुछ नेक्स्ट वीडियो में भी पढ़ेंगे। जैसे पहला अगर हम करें समतापी प्रक्रम, समतापी प्रक्रम, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी प्रक्रम क्या होगा, नाम से ही स्पष्ट है, समतापी, निताप समान है। तो ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय का पूरी प्रक्रिया के दौरान ताप स्थिर है, ताप में कोई परिवर्तन न हो, ऐसे प्रक्रम को हम लोग समतापी प्रक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समतापी प्रक्रम। यानी बोल सकते हैं कि इस प्रक्रम में dt इज इक्वल टू 0 होगा। dt का मतलब है ताप में सूक्ष्म परिवर्तन। dt का मतलब क्या होगा, ताप में सूक्ष्म परिवर्तन। तो जब समतापीय ताप स्थिर रहेगा तो ताप में परिवर्तन 0 होगा, तो dt क्या हो जाएगा, 0। ठीक, अब कुछ समझते हैं और समतापी प्रक्रम के बारे में कि अब ताप स्थिर कैसे रह रहा है। ताप स्थिर रह रहा है इसका मतलब क्या होगा, ऐसे सोचें कि अगर हमने एक तंत्र ले लिया और इस तंत्र के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कोई प्रक्रम हो रहा है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तंत्र के अंदर कुछ ऐसा प्रक्रम हो रहा है, ऐसी प्रक्रिया द्वारा परिवर्तन कर रहे हैं जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। जैसे मान लिया कोई अभिक्रिया करा रहे हैं, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो जब ऊष्मा उत्पन्न होगी तो इस तंत्र का ताप क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन प्रक्रम रखना है समतापी, यानी ताप को स्थिर रखना है। तो ऐसी स्थिति में जो ऊष्मा इसके अंदर उत्पन्न होगी उस ऊष्मा को बाहर निकालना पड़ेगा। अगर परिवेश ऊष्मा को ले ले तो इसका ताप स्थिर रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऊष्मा को क्या करना होगा, बाहर निकालना होगा, ऊष्मा को बाहर निकालना होगा। और इसके विपरीत अगर ऐसी अब परिवर्तन हो जाए, ऐसी अभिक्रिया अंदर हो कि इसमें ऊष्मा का अवशोषण हो, यानी जब ऊष्मा का अवशोषण होगा तो तंत्र की ऊष्मा ऊष्मा तंत्र से जब ऊष्मा खींची जाएगी, निकाल ली जाएगी, तो तंत्र का ताप कम हो जाएगा, फिर ठंडा होने लगेगा, ताप घटने लगेगा। और ताप को रखना है स्थिर, इसका मतलब अब यहाँ बाहर से ऊष्मा अंदर आनी चाहिए, यानी इसमें तंत्र और परिवेश के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान होना चाहिए, तभी ताप स्थिर रह पाएगा। और ऊष्मा का आदान प्रदान तभी होगा जो हमारी बाउंड्री है, यानी सीमा है, वो क्या हो, कंडक्टिंग हो, यानी चालक सीमा हो। तो ऐसा प्रक्रम उस तंत्र में कराया जा सकता है जिसकी सीमा क्या हो, चालक हो, जिसकी बाउंड्री चालक हो, तभी ऐसा संभव होगा। बात समझ में आ गया। चलिए अब कहें कि क्या ये विलगित निकाय में ऐसा हो सकता है क्या,
अगर विलगित निकाय है जिसमें बाउंड्री कुचालक होती है तो उसमें समतापी प्रक्रम संभव है नहीं, क्योंकि जब विलगित होगा उष्मा का आदान प्रदान ही नहीं करेगा। इसका मतलब जो समतापी प्रक्रम होगा वो विलगित निकाय में नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गया। बाउंड्री क्या होनी चाहिए, चालक होनी चाहिए, इसकी जो सीमा होगी वो चालक होनी चाहिए, उष्मा का आदान प्रदान होना चाहिए, यहाँ उष्मा का आदान प्रदान होना चाहिए। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं कि इसमें dq इज नॉट इक्वल टू 0, उष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा तो उष्मा में परिवर्तन होगा, घटेगा बढ़ेगा, तो dq इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए दूसरा हम लोग पढ़ते हैं समदाबी प्रक्रम। समदाबी प्रक्रम इंग्लिश में बोलते हैं आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। अब समदाबी प्रक्रम क्या, नाम से स्पष्ट है, दाब क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय का दाब हमेशा स्थिर रहता है समदाबी प्रक्रम कहलाता है, यानी dp इज इक्वल टू 0, दाब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा, दाब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जैसे किसी द्रव का वाष्पन हो रहा है, किसी द्रव का वाष्पन हो रहा है तो वहां पे दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ मान लीजिए वायुमंडल का दाब, एक वायुमंडल है, वायुमंडलीय दाब, इसी पे वाष्पन हो रहा है, दाब में कोई परिवर्तन नहीं है। तो समदाबी प्रक्रम का मतलब क्या हो गया, जहां प्रक्रम के दौरान दाब स्थिर रहता, दाब में कोई परिवर्तन न हो, उसे हम क्या कहेंगे, समदाबी प्रक्रम कहेंगे। तीसरा समआयतनी, समआयतनी प्रक्रम इंग्लिश में बोलते हैं आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है, समआयतनी हिंदी में स्पष्ट है, आयतन क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। तो ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय का आयतन में कोई परिवर्तन न हो वह कहलाएगा समायतनी प्रक्रम, यानी बोल सकते हैं dv इज इक्वल टू 0। v मतलब यहाँ वॉल्यूम है, आयतन है, तो वॉल्यूम में परिवर्तन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, चलिए चौथा हम लोग समझते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म को स्थिरोष्म भी कहते हैं। तो रुद्धोष्म प्रक्रम इंग्लिश में बोलते हैं एडियाबेटिक, एडियाबेटिक प्रोसेस। अब ये क्या है, रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है, रुद्ध उष्मा, उष्मा का रुद्ध कर दिया जाए, उष्मा को रोक दिया जाए, मतलब ऐसा प्रक्रम जिसमें उष्मा का आदान प्रदान न हो। तो ऐसा प्रक्रम जिसमें तंत्र परिवेश के साथ उष्मा का आदान प्रदान न कर सके उसे हम क्या कहेंगे, रुद्धोष्म प्रक्रम कहेंगे। यानी कि dq इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, स्मॉल q भी लिख सकते हैं उष्मा के लिए, तो स्मॉल dq इज इक्वल टू भी 0 लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें रुद्धोष्म प्रक्रम में उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, तो जब उष्मा का आदान प्रदान ही नहीं होगा तो उष्मा में परिवर्तन क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा तो dq इज इक्वल टू 0 होगा। अब सोचिए कि जब उष्मा का आदान प्रदान नहीं होना है तो हमारा प्रक्रम कैसा हो सकता है, फिर एक ही तंत्र हमारे पास हो सकता है, एक ही तंत्र हो सकता है जो विलगित तंत्र होता है जिसमें उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। ओपन में और क्लोज्ड में, खुले और बंद में तो उष्मा का आदान प्रदान होता है, ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। यहाँ ऊर्जा का ही आदान प्रदान नहीं होना, उष्मा का आदान प्रदान नहीं होना, इसका मतलब यह जो प्रक्रम होगा हमेशा विलगित निकाय में होगा। किसमें होगा, आइसोलेटेड सिस्टम में होगा, विलगित निकाय में होगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब पांचवा हमारा बच रहा है जो आज हमें पढ़ना है, वो चक्रीय प्रक्रम, साइक्लिक प्रोसेस। चक्रीय प्रक्रम जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस क्या है, ऐसा प्रक्रम जिसमें तंत्र विभिन्न परिस्थितियों से होते हुए वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए उसे हम कहेंगे चक्रीय प्रक्रम। जिस अवस्था से चला था उसी अवस्था में बदलते बदलते वापस उसी अवस्था में आ गया, तो ऐसे प्रक्रम को हम लोग बोलते हैं चक्रीय प्रक्रम। अब चक्रीय प्रक्रम के अंतर्गत अंतर देखा जाए तो इसमें एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एंथैल्पी हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी पढ़े नहीं है। और एंट्रोपी में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। एंट्रोपी को S से लिखते हैं, ds इज इक्वल टू 0। एंथैल्पी को H से लिखते हैं, ds इज इक्वल टू 0। ये आगे इनके बारे में पढ़ेंगे तब और चीज़ें समझ में आ जाएंगी क्यों इनमें परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अभी जानकारी इसके बारे में नहीं, अभी पढ़े नहीं है इसलिए इस पर ज़्यादा चर्चा भी नहीं कर रहे। तो ds इज इक्वल टू 0, ds इज इक्वल टू 0। अभी थोड़ा बहुत समझ लें क्यों होता है। तो एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों ये होते हैं स्टेट फंक्शन होते हैं, अवस्था फलन होते हैं। अवस्था फलन का मतलब जो अवस्था पर निर्भर कर रहा हो। ठीक है, अवस्था फलन आगे हम लोग पढ़ेंगे, अवस्था फलन पढ़ेंगे, पाथ फलन पढ़ेंगे, तब और समझ में आएगा। तो फिलहाल याद रखें कि दोनों अवस्था फलन है, यानी अवस्था पर निर्भर करते हैं। तो जब जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में आ गए
प्रारंभिक जिस अवस्था से चले थे उसी अवस्था में वापस आ गए। तो प्रारंभिक और अंतिम एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों सेम रहेगी। तो जब प्रारंभिक और